हाय टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और भाई ये बात याद रखना कि जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, अगर इसका 50% भी अगर आपसे हो रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपका मेंस का तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बोला गया कि ए और बी किसी दोनों को मिलके काम करते हैं, लेकिन ये लोग ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं। तो अगर ए पहला दिन स्टार्ट करता है तो काम ख़त्म होता है 17 दिन में, लेकिन उसी काम को अगर बी पहले स्टार्ट करता है और ऑल्टरनेट काम करते हैं तो वो ख़त्म होता है 17 2/3 डेज। तो बताना है कि अगर सी पूरे काम को 35 डेज पे करता है तो तीनों को साथ मिलके कितना टाइम लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला केस, तो पहले केस में ए और बी काम कर रहा है, दूसरे केस में भी कौन काम कर रहा है, ए और बी काम कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले केस में ए पहले काम कर रहा है और दूसरे केस में बी पहले काम कर रहा है। तो पहला केस में जब ए पहले काम कर रहा है तो काम ख़त्म हो रहा है 17 डेज। तो ए को कितना दिन मिला और बी को कितना दिन मिला, तो ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी आपका नंबर है उसको आप एक इसके आगे वाला इवन नंबर बना दीजिए। तो अगर हम 17 का बात करें तो 17 के आगे वाला जो इवन नंबर है वो कौन होगा, 18। फिर उसको फर्दर क्या कीजिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए क्योंकि दो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आ गया, 9। तो ये जो वैल्यू आता है ये उसका वैल्यू है जो शुरू में काम स्टार्ट किया। तो इस केस में क्या है, ए काम स्टार्ट किया तो ए को कितना दिन मिला, 9, और बचा 8 दिन किसको मिलेगा, बी को। अब सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में जो वैल्यू दिए रहे 17 2/3 डेज, तो 17 2/3 डेज को भी हम लोग इसके आगे वाले इवन नंबर में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। इसको भी 2 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 9। तो इस केस में जो पहले काम कर रहा है उसको 9 दिन मिला और यहाँ पे पहले काम कौन कर रहा है, बी। और बचा हुआ जो तुम्हारा डेज है 8 and 2/3, वो किसको मिला, ए को। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ये बोला गया, यहाँ पे ये देखना है कि बी ए पहले कितना दिन ले रहा था, 9। अब ये कितना दिन ले रहा है, 8 and 2/3 सेकेंड केस में। बी फर्स्ट केस में 8 दिन ले रहा था और बी सेकेंड केस में 9 दिन ले रहा है। तो इसका मतलब ए का जो ये काम है, जो ये कम दिन लिया, वो बी एक्स्ट्रा दिन लेके कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब ए का 1/3 दिन बी के एक दिन के काम के बराबर है। ठीक है, क्योंकि टोटल काम तो हमेशा सेम रहेगा। तो ए जितना दिन कम काम किया बी उतना दिन एक्स्ट्रा काम करके उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो ए बाई बी यहाँ से कितना आ गया, 3/1। इसका मतलब ये हो गया कि ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क मेरा क्या होगा, तो दोनों में से कोई भी केस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा सेकेंड केस में फ्रैक्शन है तो इसको ना लेके हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट केस से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क, ए 9 दिन काम किया और उसका एफिशिएंसी है 3, प्लस बी 8 दिन काम किया और उसका एफिशिएंसी है 1। तो क्या आ गया, 27 + 8, मतलब टोटल वर्क क्या आ गया, 35। ठीक है, और सी का एफिशिएंसी कैसे आएगा, सी पूरे काम को 35 डेज में कर रहा है तो टोटल वर्क 35, और कर भी रहा है कितने दिन में, 35 डेज में। मतलब सी का एफिशिएंसी क्या आ गया यहाँ से, 1। ए का 3, बी का 1 और सी का 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ये बोला जा रहा है कि तीनों कोई काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 35 और ए और बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 1 4 और 1 5। मतलब ए बी और सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 7 डेज में कंप्लीट करेगा। तो मेरा फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। ये क्लियर है। बस यहाँ पे ये देखना था, ये समझना था, एक ये और सबसे इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, क्योंकि ए जितना दिन कम डेज लेगा बी उतना दिन उस, क्योंकि जितना दिन कम, हाँ, दिन लिया तो उसके काम को बी उतना दिन भर के काम करेगा। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये अगर किसी को फॉर्मूला पता होगा तभी वो उससे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको ये दिख गया कि साइन 12 है, ठीक है, और मतलब साइन थीटा हम क्या मान लेते हैं? 12। तो क्या यहाँ पे 60 माइनस थीटा है? तो 60 माइनस 12 48, ये तो है। लेकिन 60 प्लस थीटा मेरा क्या होता है? 60 प्लस थीटा यहाँ से क्या आएगा? 60 प्लस 12, मतलब यहाँ से क्या आएगा? 72, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर अलग लिख लेते हैं, साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं? साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो साइन 12 है, साइन 48 और साइन 72, ये इस फॉर्मूले पे आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 12। ये क्लियर है? और नीचे में क्या बचेगा? साइन 72 डिग्री और ऊपर में बचेगा साइन 54 डिग्री। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते, बस काम हो ही गया। साइन यहाँ से कितना आ गया? 36, और साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 36, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा मेरा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 54 को 36, या फिर ये देख सकते हैं कि इसको उस एंगल में चेंज कर सकते हैं कॉस के जिसमें ऐड करके क्या है? 90 है। तो यहाँ से साइन 54 को हम क्या लिख लिए? कॉस 36 अपॉन में क्या चल रहा है? साइन 72 डिग्री। ठीक है? यहाँ पे जैसे ही देखें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक और फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, क्या? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम ऊपर नीचे 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये इतना सारा मिलके मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, 2 इंटू 36, और नीचे में मेरा क्या है? 4 इंटू 2 8 इंटू साइन 72। तो ऊपर भी क्या आ गया? साइन 72, और नीचे भी क्या आ गया? साइन 72। ये दोनों कट गया, ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 1/8, ऑप्शन सी। ये क्लियर है? तो यहाँ पे दो फॉर्मूले का यूज हुआ। एक फॉर्मूला हो गया साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। और एक फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज हुआ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही साइन ना दे के वो कॉस में भी दे सकता है, तो कॉस में भी सेम फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। बस टैन में एक अलग हो जाता है, टैन में दोनों को रेशियो लेते हैं तो 1/4 कट जाता है, जिसके कारण से बचता है क्या? टैन 3 थीटा। ठीक है? एक ये फॉर्मूले का यूज हुआ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक ये फॉर्मूले, एक अलग से ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि ये भी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो कभी ना कभी काम आ सकता है। साइन 3 थीटा का एक और फॉर्मूला ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्या बोला जा रहा है? एक शॉपकीपर है जो 19% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और आर्टिकल ए, आर्टिकल ए है, उसके मार्क प्राइस पे 19% का डिस्काउंट देता है।
और आगे ये बोला गया कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल बी का वो 11 1/9% मोर है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। बी का जो सेलिंग प्राइस है वो ए के सेलिंग प्राइस से इतना ज़्यादा है। अगर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है आर्टिकल बी पे और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 840 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए क्या होगा अगर वो आर्टिकल ए को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये बन गया तो समझ जाना है कि आपका सी पी एस पी इस पे अच्छा कमांड है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टिकल का बात हो रहा है, एक है ए और एक है बी। एम पी का बात हुआ, सी पी का बात हुआ और एस पी का बात हुआ। तो इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल ए के मार्क प्राइस पे 19% का डिस्काउंट है। तो आर्टिकल ए का मार्क प्राइस अगर हम 100 मान लें तो 19% का डिस्काउंट है, मतलब ये बेच कितने में रहा है, 81 में बेच रहा है। पहला चीज़ क्लियर। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी है वो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए से इतना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 11 1/9%, मतलब 1/9 ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या रहेगा, 81 इंटू 10/9, क्योंकि 9 से एक ज़्यादा मतलब 10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या आ गया, 90। यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल से समझना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ा टफ किया है। लैंग्वेज भी इजी है, बस थोड़ा घुमा है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ शॉपकीपर मेड 20% ऑन आर्टिकल बी। बी पे कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 का चीज़ कितने में बेचा, 6 में। और यहाँ पे 6 का वैल्यू क्या दे रहा है, 90। तो यहाँ पे हमको 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, 15 5 जा 75। तो आर्टिकल बी का मेरा सी पी क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 840 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ये रहा और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए ये रहा। ये इससे कितना ज़्यादा है, 840। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। मतलब ये जो 6 का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 840 के बराबर है। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 840/6, मतलब आ गया 140। बस आ गया। अब यहाँ पे हर चीज़ निकल सकता है। यहाँ पे बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए अगर 25% प्रॉफिट में बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, एक्चुअल ए का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 81 इंटू 140। लेकिन इसको वो क्या किया है, 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 25% मतलब क्या हो गया, 1/4, मतलब 4 का वो किस में बेचा, 5 में। तो ये किसका वैल्यू के बराबर है, 5 का वैल्यू है 81 इंटू 140। मेरे को निकालना किसका वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस, जो कि यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 इंटू 140/5 इंटू 4। या इसको ऐसे समझ सकते थे कि 125% का वैल्यू यहाँ पे इतना दे रहा है, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि कट के 4/5 ही आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 बार में, 8 बार में। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि 8 4 जा 32 और 2 इंटू 1 2, तो लास्ट में 2 आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। यहाँ पे ऑप्शन दोनों का, तीनों का ऑप्शन अलग था, 2 एक ही में था, इसके कारण मेरा क्या हो गया, यूनिट डिजिट से ये सॉल्व हो गया, इंटू करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि एक क्यूब है, उसमें मेरा क्या है, स्फीयर है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन समझ में ही ना आए कि क्या बोला जा रहा है। कि क्यूब के अंदर मेरा क्या है, स्फीयर है, जो कि क्या कर रहा है, इंस्क्राइब है, मतलब कि वो प्रॉपरली वर्टिसेस को क्या कर रहा है, वर्टिसेस नहीं, साइड को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। कुछ इस तरीके का क्यूब का एक फिगर को लेते हैं तो कुछ इस तरीके का ऐसा है, और ये पीछे की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये समझना है कि जो क्यूब का डायमीटर होगा
वही मेरा क्या होगा, जो स्फेयर का डायमीटर होगा वही मेरा क्यूब का क्या होगा, साइड होगा। तो डायमीटर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्यूब का साइड। पहला ये चीज़ समझ में आ गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंस्क्राइब देखें तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाना चाहिए कि जो डायमीटर स्फेयर का होगा वो क्यूब के साइड के इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या पूछा गया। तो उसमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम साइज स्फेयर, मतलब कि एक बार फिर से बता देते हैं कि एक मैक्सिमम साइज का स्फेयर एक क्यूब में है। इसमें ये बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब टू द स्फेयर। मतलब ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है, चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, मतलब वर्टेक्स से स्फेयर तक के बीच का ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये क्लियर है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये क्या है क्यूब है और स्फेयर है तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। मतलब ये अगर x है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पूरा कितना होगा, अगर पूरा देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्यूब का क्या होगा, डायगोनल होगा। और क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या क्यूब, इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से अगर देखा जाए तो ये रहा मेरा क्यूब। और अंदर में ये है मेरा स्फेयर। तो जो स्फेयर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही इस क्यूब का क्या होगा, डायगोनल के बराबर होगा, जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इंक्लूड है। आई होप ये क्लियर हो गया था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि क्यूब का क्या निकालना, डायगोनल। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो साइड को हम क्या मान लेते हैं, ए। तो इसका डायगोनल क्या होगा, √3 ए। ये क्लियर है। अब हमको निकालना है ये वाला। तो हम डायगोनल को एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल कुछ नहीं, एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से, प्लस ये बीच वाला, और ये बीच वाला कुछ नहीं, डायमीटर ऑफ क्या है, स्फेयर है, जो भी कहीं ना कहीं क्यूब के साइड के ही बराबर होता है, प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, √3 ए। आई होप ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा 2x है वो किसके बराबर होगा, √3 ए माइनस ए। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ए कॉमन आ गया, √3 - 1 अपॉन 2। ये x का वैल्यू आ गया, जहाँ पे a क्या होता है, साइड। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है, तुरंत निकल जाता है 5 सेकंड में। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रेडियस दे रहा है 12 सेंटीमीटर। और रेडियस का मतलब क्या होता है कि डायमीटर उसका कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर इसका क्या होगा, 12 × 2, मतलब डायमीटर हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट करते हैं तो 24 × √3 - 1 अपॉन 2। ये क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो मेरा ओवरऑल ऑप्शन क्या आ जाएगा, 12 √3 - 1। ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो क्या है, साइड है, और साइड क्या है, डायमीटर के स्फेयर के बराबर है, और उसका रेडियस दे रहा है 12। आई होप ये क्लियर हो गया। तो 12 √3 - 1। अब इन चारों में से क्या होगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे प्लस है, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये तो साफ दिख रहा है तो ये होगा नहीं, तो हो सकता है यही। इसको फर्दर चेक करना है तो कर सकते हैं। 24 √3 + 1
मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 2 नीचे a² - b², 3 - 1 ऊपर में क्या आएगा 24 √3 - 1 तो नीचे में आ गया 2 और 2 कट जाएगा 12 बार में, तो 12 √3 - 1 यही क्या होगा सेंटीमीटर इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं एक और क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया, तो आज फिलहाल 4 ही रखते हैं। आई होप ये अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा। तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन के लिए प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बाय।